डेट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हम ऑलरेडी इसको काफी बार रिवाइज करके टेस्ट ले चुके हैं। सबसे पहले हम इसमें क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, हमने 3 क्लासिफिकेशन इसकी कर दी 3 टाइप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप and on the basis of source of generation। on the basis of अगर हम पीरियड की बात करें तो 3 पीरियड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड या मीडियम टर्म पीरियड। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए वही सेम है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। फिर शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम ट्रेड क्रेडिट्स, हमने इसमें से ट्रेड क्रेडिट्स ही सिर्फ किया है, ठीक है, तो हम ट्रेड क्रेडिट्स का ही नाम लेंगे। और मीडियम टर्म में बात करें तो हमने लोन फ्रॉम बैंक्स लिया है, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किया हुआ है। सेकंड आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की बात करें तो ऑनरशिप्स है ऑनर के बेसिस पे और बोरोड फंड के बेसिस पे। कुछ फंड हम अपना ऑनर खुद लगाते हैं और कुछ बोरो करते हैं। अपना मतलब रिटेन्स अर्निंग्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन बोरो की बात करें तो डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट्स। अब आ जाते हैं जेनरेशन के बेसिस पे। जेनरेट कैसे होता है, इंटरनल सोर्सेज से जेनरेट होता है या एक्सटर्नल सोर्सेज से जेनरेट होता है। इंटरनल की बात करें तो इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिटेन अर्निंग्स, दीज आर इंटरनल सोर्सेस। और एक्सटर्नल बात करें तो बाहर से वही सेम हो गया, जैसे बोरो करते हैं बाहर से वही चीज आ जाएगी, वो हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज में आ जाएगा। अब इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो हमने इसमें अलग अलग सबके डिटेल स्टडी की थी, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर्स, ठीक है। उसके अलावा हमने लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सब अगर स्टडी करने के बाद हम थोड़ा सा देखें कुछ चीज़ों को, अगर रिवाइज हम मेन करें, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले अगर बात करते हैं इक्विटी की बात करते हैं, ठीक है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो पहले सबसे पहला हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहले हम इक्विटी शेयर्स का कर लेते हैं। मैं देख रही थी कि फर्स्ट इसमें कौन सा गिवन है। फर्स्ट इज रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, पार्ट ऑफ अर्निंग्स जो हम रिटेन कर लेते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है ना। आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ध्यान रखना है आपको रिटेन्ड अर्निंग्स के कि इसे हम पे बैक या सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स की फॉर्म में कि रिटेन्ड अर्निंग्स और आल्सो नोन एज इंटरनल फाइनेंसिंग, सेल्फ फाइनेंस या फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ये तीनों नाम लिख लीजिए अगर आपको लगता है बुक में नहीं गिवन, लिखे हुए वैसे बुक में हमारे पास सेल्फ फाइनेंसिंग, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स या इंटरनल फाइनेंसिंग। दूसरी बात जो याद रखनी है, रिटेन्ड अर्निंग्स जो होते हैं
वो न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी पे नहीं होते। क्यों? क्योंकि रिटेन का मतलब ये है कि पुराने जो है उसको रिटेन करना प्रॉफिट्स को, और जो न्यूली एस्टेब्लिश कंपनीज होती है, तो न्यूली जो एस्टेब्लिश कंपनीज होती है वो अपना कुछ भी पार्ट रिटेन नहीं कर सकती। और ये ध्यान रखना है, जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है? नेट प्रॉफिट्स पे, डिविडेंड की पॉलिसी पे, और एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है ना? और रिटेन्ड अर्निंग्स पे हम कह सकते हैं दे आर द शेयर होल्डर्स फंड। ये कोई एक्स्ट्रा लाइबिलिटी नहीं है, ये अपनी मर्जी होती है हर फर्म की कि करना है या नहीं करना। ठीक है ना? हम मेन बस आज पॉइंट्स पढ़ेंगे, मेरिट्स ही मेरिट्स पे जरूरी नहीं हमने सबके मेरिट्स ही मेरिट्स पढ़ने हैं। मेरिट्स ही मेरिट्स में सब बता चुकी हूँ मैं, मेन पॉइंट्स बता रही हूँ जिन पे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिटेन्ड अर्निंग्स इकोनॉमिकल सोर्स है। क्यों इकोनॉमिकल है? क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड। ठीक है ना? ये तो पार्ट ऑफ रिटेन्ड है, आप जो रखना चाहते हो रख लीजिए। ठीक है? और अगर आपकी कंपनी के पास अच्छे सरप्लस है, ठीक है, तो आप उसको रिटेन करते हो। ऑब्वियस है, अच्छा प्रॉफिट हुआ तो आप उसको रिटेन करते हो, और आप जब उसको रिटेन करते हो तो उसको आप डिविडेंड को पे करने में भी यूटिलाइज करते हो। तो कहीं ना कहीं रिटेन अर्निंग्स का ये भी फायदा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मेरिट्स की हम बात करें कि रिटेन अर्निंग्स की वजह से डिससेटिस्फेक्शन रहती है, क्योंकि हम मानते हैं जो प्रॉफिट्स डिविडेंड की फॉर्म में देना चाहिए वो हम सेव करके रख रहे हैं, बजाय इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के हम उसको सेव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिटेन अर्निंग्स काम नहीं आती। सेकंड हमारा टॉपिक आ जाता है लीज फाइनेंसिंग। ये है नहीं हमारा टॉपिक। फिर आ जाता है पब्लिक डिपॉजिट्स। वो डिपॉजिट्स जो हम पब्लिक से लेते हैं, ठीक है, पब्लिक से इशू करवाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम दी पब्लिक, उसे हम पब्लिक डिपॉजिट्स कहते हैं। तो इसको तो इसी टाइप से याद रखना है। और जो इम्पोर्टेंट बात है पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में वो ये याद रखनी है कि डायरेक्टली पब्लिक को इनवाइट करते हैं, और ये 3 इयर्स के लिए होती है, अप टू 3 इयर्स के लिए। ठीक है ना? और जब भी पब्लिक डिपॉजिट आपके पास ऑफर करवाती है तो इंटरेस्ट लेती है, आप इंटरेस्ट देते हो उनको। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा हायर रेट होता है। अगर आप नॉर्मल बैंक से डिपॉजिट्स करवाओगे या पब्लिक से करवाओगे, उन दोनों के इंटरेस्ट रेट में फर्क होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये रेगुलाइज्ड है आरबीआई के थ्रू। तो ये एक तरह का लीगल है पब्लिक डिपॉजिट्स करवाना। और पब्लिक डिपॉजिट्स के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि इस पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई चार्ज ऑन एसेट्स लगता है तो नहीं लगता। बाकी जगह आपको कोई भी लोन लेना होता है तो आपको एसेट्स चार्ज मतलब गिरवी रखनी पड़ती है, पर पब्लिक डिपॉजिट का यही फायदा है कि इस पे कोई भी एसेट्स को चार्ज नहीं करना पड़ता। और इसका अगर डीमेरिट, अगर मोटी मोटी बात समझे, तो जितनी भी न्यू कंपनीज है वो इशू नहीं कर सकती, क्योंकि नई कंपनी पे कभी किसी को कोई भरोसा नहीं होता कि ये देगी या नहीं देगी। पब्लिक डिपॉजिट तो उन्हीं कंपनीज को मिल सकता है जो पहले से पब्लिकली फेमस हो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है जितना टॉपिक आपको करवा रही हूँ? मैं सबका Yes, थोड़ा ma'am. थोड़ा बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैं आपको हेल्प कर रही हूँ। कमर्शियल पेपर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अब आ जाते हैं हम इक्विटी शेयर्स पे। इक्विटी शेयर होल्डर्स की तो कई चीजें हैं जिन पे क्वेश्चन आपको बन के आ सकते हैं। सबसे पहला तो यही है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्हें रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी कहते हैं, या इन्हें ओनर्स फंड या ओनरशिप कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। इनमें दो खास बात रखनी है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड रिसीव्ड होता है वो एट द एंड में होता है, जब सबको आप पे कर देते हो, मतलब डिबेंचर्स को भी
इंटरेस्ट पे कर देते हो, प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड पे कर देते हो, फिर जो में बच जाता है लास्ट में वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनको लास्ट में डिविडेंड रिसीव होता है। प्लस सेकंड अगर हम बात करें तो इनकी रीपेमेंट जो होती है, मतलब पैसा इनका कब इनको वापस मिलता है, जब कंपनी पूरी तरह वाइंड अप बंद हो जाती है। जबकि डिबेंचर्स को कुछ सालों बाद देना पड़ता है, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स के, 20 ईयर्स के बाद। प्रेफरेंस को भी कुछ टाइम के बाद देना पड़ता है, लेकिन इक्विटी वालों को सिर्फ तभी देते हैं जब कंपनी बंद होती है, चाहे वो 100 ईयर्स के बाद बंद हो। ठीक है ना। तो इनका ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इनको डिविडेंड भी सबसे लास्ट में मिलता है और इनको पेमेंट भी लास्ट में मिलती है। तो इसीलिए इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है, ये हर डिसीजन में अपना वोट डाल सकते हैं, अपने डायरेक्टर्स खुद चुन सकते हैं। ठीक है ना। और ये उन्हीं के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स बेनिफिट है जो बहुत ही एडवेंचर्स हो। ठीक है, जो एडवेंचर्स हो, जिनको डर ना लगता हो, जो रिस्क फैक्टर उठा सके, उन्हीं के लिए चलता है। जबकि प्रेफरेंस और डिवेंचर्स जो डरते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, जो ज्यादा एडवेंचर्स नहीं होते, उनके लिए होता है। तो इक्विटी वालों का मैंने एक्सक्यूज बता दिया। हाँ जी मैम, आप हमको क्वेश्चन वो देंगे, बैंक क्वेश्चंस जो होते हैं। बैंक क्वेश्चन ऐसे है मैम कि मैंने तो सब तरह से तरीके से मैम आपको करवाई दी है। बैंक क्वेश्चन देने की जरूरत ही नहीं है, ये ये सारा डिस्कशन कर ही उसी ले रहे हैं, बैंक क्वेश्चन ही यही हमारे। ठीक है ना। आपको मेनली जो है टॉपिक्स उनसे गो थ्रू होके उनको रीड करना है, बजाय मैं कहती हूँ रट्टा मारने के, लर्न करने के। हर टॉपिक अगर आपको समझ आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना। या मैम हर ये पॉइंट का बोल रही ही हूँ कि पॉइंट है, क्वेश्चन है। मैम पीडीएफ फॉर्म में हमें क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए? आप वो तो आपको नेट पे इतने सारे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे। वो मैं बना के दूं, वो करके दूं, वो तो वैसे ही आपको अगर बहुत अच्छी तरह रिवाइज करना है तो नेट पे काफी कुछ अवेलेबल है। क्योंकि अब तो पढ़ी ऑनलाइन रहे हम सब, वैसे भी स्कूल आते तो हो सकता है हम ये करवाते लिखवाते। ठीक है ना। पर वो अब इस समय पॉसिबल नहीं होगा। बाकी मैं आपके साथ सारे शेयर करती रहती हूँ, साथ साथ क्वेश्चन जो भी है। ठीक है। ओके मैम। तो नेक्स्ट है हमारा इक्विटी के बाद प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें, इनका नाम ही प्रेफरेंस है, तो ये ज्यादा प्रायोरिटीज इनको मिलती हैं। प्रेफरेंस मिलती है किस चीज की, ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है। एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल की। तो जैसे अभी हमने इक्विटी और प्रेफरेंस में बोला कि प्रेफरेंस का नाम ही प्रेफरेंस है, इनको पहले डिविडेंड मिलता है इक्विटी से, इनको ये फायदा है। दूसरा, इनको रीपेमेंट हो जाती है अपनी कैपिटल की, तो इनको ये फायदा है। तो इस पे क्वेश्चन भी आता है और मैंने भी लिखवाया हुआ है कई बार टेस्ट में कि टू प्रेफरेंशियल राइट्स बताओ ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं, वही है अभी बताई कि इनके पास पहला तो इनके पास राइट है टू रिसीव द रेट ऑफ डिविडेंड, इनको तो रेट ऑफ डिविडेंड मिलना ही मिलना है। सेकंड, टू रिसीव द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले जब भी कंपनी कल को बंद होगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को ही पैसे दिए जाएंगे, इक्विटी वालों को तो बाद में देखे जाते हैं। तो इनके पास ये दो प्रेफरेंस है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम वैसे देखें तो इनके पास कोई डीमेरिट, कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। अगर इनकी डीमेरिट्स की बात करें तो इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, जो इनका सबसे वो है। ऊपर से इनको टैक्स में भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। देखो, जो आप टैक्स पे करते हो उस पे जो इंटरेस्ट और डिबेंचर होता है उसको फायदा मिलता है, लेकिन डिविडेंड पे करने वालों को कोई फायदा नहीं होता। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का यही सबसे नेगेटिव पॉइंट है। एक तो इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, दूसरा इनको टैक्स में कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलता, क्योंकि डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करना टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। पर मेरिट की बात करें तो वो हमने अभी बताया, इनके पास डिविडेंड इनको रिसीव हो जाता है, मतलब इनको पूरी सेफ्टी मिलती है, अपना पैसा पूरा आ जाता है।
और साथ ही अगर हम बात करें इनको, इनका प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो भी इनको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं, और कोई चार्ज ऑफ एसेट भी नहीं लगता प्रेफरेंस शेयर लेने के लिए, तो ये भी इनको फायदा है। तो अगर हम कई बार कह देते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस करो, तो काफी चीजों से हो सकता है। इनको पहले डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस को, इक्विटी को बाद में मिलता है। इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। उनके पास रिफंड ऑफ कैपिटल का होता है, प्रायोरिटी पहले होती है, इनके पास प्रायोरिटी नहीं होती। रिडम्पशन की बात करें, मतलब पेमेंट की बात करें, तो प्रेफरेंस शेयर्स एक टाइम के बाद रिडीम हो जाते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स कभी रिडीम नहीं होते। ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स किनके लिए फायदा है? जो रिस्क से डरते हो, कोटेशियस मतलब डरपोक हो हम कह सकते हैं। जबकि जो भी बोल्ड है, जो भी आइडियल है, एडवेंचरस वो है, उनके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप इनमें डिफरेंस भी बड़ी इजी बना सकते हो और पॉइंट्स को समझ भी सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स तो वैसे ही सबके साथ डिस्कस करते ही आ रहे हैं। डिबेंचर्स को हम बॉन्ड्स भी कहते हैं, और ये एक लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है। ठीक है ना? डिबेंचर एक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है जिसको इशू करती है कंपनी ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब एक लोन है जिसको एक टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और सिक्योरिटी जो भी ऑफर की है उसके साथ मेंशन किया जाता है। डिबेंचर्स हमेशा चार्ज ऑन एसेट्स होते हैं। कभी भी डिबेंचर्स आप बिना सिक्योरिटी के नहीं मिलते। ठीक है, होते हैं कुछ टाइप्स होती है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स वाली, लेकिन मोस्टली जो हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि जो डिबेंचर्स है वो सिक्योरिटी के ऊपर ही दिए जाते हैं। मतलब आप पहले कोई सिक्योरिटी रखोगे तभी आप डिबेंचर्स को इशू कर पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर हम बात करें कि डिबेंचर्स के ये फायदे हैं कि इट इज गुड फॉर सेफ इन्वेस्टर्स, या आइडियल फॉर सेफ इन्वेस्टर्स हम कह सकते हैं। जिनको सेफली अपना पैसा इन्वेस्ट करना है उनके लिए डिबेंचर्स बहुत अच्छे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, टैक्स में इसको बेनिफिट मिलता है। ठीक है। ऊपर से अगर हम कहें तो इनको इनका पूरा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल मिल जाता है, जो भी ये पैसा लगाते हैं इनको रिडीम हो जाता है। लेकिन लिमिटेशन की बात करें तो ये एज अ कंपनी अगर हम सोचे तो इसको बर्डन समझ के देखना पड़ता है। बर्डन है ये तो कंपनी के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना है हमने। हाँ जी, ईस्टर एंड कशिश, ईस्टर एंड कशिश क्या टाइमिंग्स है यस आपकी मैम। क्लास के? अब क्लास ऑफ होने वाली है 5 मिनट्स में और अब आप एंटर कर रहे हो। मैम मैं 10 मिनट्स पहले एंटर किया था बिकॉज वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, वो पासवर्ड डालने के ऑप्शन नहीं दिखा रहा था। चलो वो जो भी आप रीजन दे रहे हो, पर ये फिर भी आप ध्यान रखा करो ना। ठीक है, ये तो मैं एंटर करने यस दे मैम। देती हूँ कि चलो कोई नहीं, आप समझ लोगे, अब रिवाइज हो रहा है। तो लिमिटेशंस की हम बात कर रहे थे। एक तो ये परमानेंट बर्डन है इंटरेस्ट पे करने का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और जो लोन का अमाउंट होता है उसे भी रिडीम करना पड़ता है। सबसे बड़ा डीमेरिट है, एसेट्स देनी पड़ती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं बोरिंग कैपेसिटी पे भी हमारे इफेक्ट करता है ये, क्योंकि कंपनी पूरी तरह, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स होते हैं तो देने देने में ही कंपनी को कई बार बहुत ही लॉस हो जाता है या और बोरो करना पड़ जाता है। फिर इसी में एक डिफरेंस बहुत आता है शेयर्स और डिबेंचर्स में। ये हमने पहले भी लिया हुआ है, शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंस। जी कौन बताएगा शेयर्स एंड डिबेंचर्स में डिफरेंस? मैम जी शेयर्स के पास अंजलि वोटिंग बताओ, राइट्स होते शेयर्स एंड हैं। डिबेंचर्स में कोई डिफरेंस बताओ मुझे, पॉइंट्स।
अंजलि, वानी आप बताइए, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। भाई इतना पोज नहीं लेना, आता है तो भी बताइए, नहीं आता तो भी बताइए कि नहीं आता हमें। अर्शप्रीत आप बताइए। पेपर में आप क्या करोगे जब अभी नहीं बता पा रहे आप? रिया आप बताइए। मैम शेयर होल्डर्स में वोटिंग राइट्स होते हैं पर डिबेंचर्स में कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते उनको। बिल्कुल करेक्ट है। बाकियों को कुछ नहीं आता? मैम शेयर्स में वो ओनर्स होते हैं पर डिबेंचर्स बोरोवर्स होते हैं, क्रेडिटर्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और कोई? बस रिया आपने नहीं बताना। हाँ जी, और कोई? उदय आप मैम बताइए। हाँ जी, मनप्रीत आप बताइए। मैम शेयर ओनर्स फंड होते हैं और डिबेंचर्स बोरोड फंड होते हाँ हैं। जी। सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स किस में होती है? सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। डिबेंचर्स। हाँ, डिबेंचर्स के लिए हमें कोई चार्ज ऑन एसेट रखना पड़ता है, जबकि शेयर्स में डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन दी एसेट। कंट्रोल की बात बताओ। शेयर होल्डर्स का कंट्रोल होता है और डिबेंचर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता। रेट ऑफ रिटर्न कैसा मिलता है? इक्विटी को क्या मिलता है रेट ऑफ रिटर्न में? वापस क्या मिलता है? डिविडेंड। डिविडेंड। और डिबेंचर्स को इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिलता है। बस रिया एंड मनप्रीत बोलेंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं आता। फिर पेपर्स में मैं सीधा ही 0 लगा देती हूँ। नहीं पढ़ना तो बता दो मुझे। हाँ जी, परनीत आपको भी नहीं आता? मुझे लिख के नहीं, मुझे बोल के बताइए। मुझे चैट बॉक्स में लिख के नहीं बताइए, मैंने वहां से नहीं आपका पढ़ के आंसर बता पूछना। रिडीम किसको करते हैं? रिडीम होता है वापस देना। बताओ, शेयर्स को वापस देते हैं या डिबेंचर्स वापस दिए जाते हैं? हाँ जी, परनीत आप बताइए। वेरी बैड 11th क्लास, नो रिस्पॉन्स है ना। मयंक आप बताइए, रिडीम किसको किया जाता है? शेयर्स को या डिबेंचर्स को? हम शेयर्स को। शेयर्स को। रॉन्ग। शेयर्स को कब वापस करते हैं हम? डिबेंचर्स को देते हैं आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 50 ईयर्स, जो भी पीरियड होगा। शेयर्स को कभी रिडीम ही नहीं होते। वो तो कंपनी चाहे 100 ईयर्स तक चले, वो तो 100 ईयर्स तक नहीं रिडीम होंगी। इसमें एक पॉइंट बोरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड भी आता है। क्या इफेक्ट होगा बोरिंग कैपेसिटी पे? डिबेंचर्स लेने से हमारी जो बोरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि बार बार लोन लोगे, अगली बार कोई नहीं देगा।
लेकिन शेयर्स के लिए ऐसा नहीं होता। जितने आप इक्विटी शेयर इश्यू करते हो यानी कि आपके पास पैसा बहुत है, और तो आपको बोरिंग कैपेसिटी भी आपकी बढ़ जाती है। जबकि बार बार लोन किसी से लेते हो तो वो लोन बाद में बंद हो जाता है देना, तो आपकी बोरिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। रिवाइज कीजिए चैप्टर, बिल्कुल रिवाइज मुझे लग नहीं रहा आता है किसी को। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं तो बोलती जाती हूँ कि भाई चलो इनको समझ आ रहा है सारा। आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। या तो बता दो पेपर्स लेते ही नहीं, हम 0 लगा देते हैं सबके। साहिल, हिमांशु, आपको भी कुछ नहीं आता? चलिए ठीक है, ओके, रिवाइज करेंगे इतना ही। आगे आगे हम कंटिन्यू रिवाइज करेंगे, आगे का टॉपिक जो है